वेलकम टू द नेक्स्ट फ्रेम चैनल। साथियों, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आप हम अभी आपके साथ बने हुए हैं। ऐसे ही आप आपका साथ बना रहे, आप निरंतर अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें और नेक्स्ट फ्रेम चैनल के साथ आप आगे बने रहे। साथियों, आपके लिए हम कुछ लेकर के आए हैं कि न रुकना है न थकना है, बस आगे ही बढ़ते जाना है। जिंदगी एक सफर है प्यारे, यहाँ हर दिन कुछ नया पाना है। तो साथियों, अब नया पाने के लिए ही आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि हम आपको नित्य दिन प्रतिदिन आपको नए नए सेट लेकर के आएंगे आपके लिए और नए नए प्रश्न से आपको रूबरू कराएंगे और निश्चित रूप से आपको एक सीट दिलाने में हम जरूर आपके साथ बने रहेंगे। साथियों, चाहे यूपीटीजीटी पीजीटी की बात हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे एस्टेट की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, आपके साथ नेक्स्ट फ्रेम चैनल आपको एक सीट दिलाने के लिए ही प्रयासरत है और बना रहेगा। साथियों, आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम शुरू करते हैं हिंदी का नया सेट, नया प्रश्न, नए उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये सहायक सिद्ध होगा। शुरू करते हैं नया सेट, नया प्रश्न पत्र, नया सीरीज। तो पहला प्रश्न है आज का कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक, द्विमात्रिक या प्लुत कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं इसको। तो उसको क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, सबसे अधिक समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका ज्यादा करके उपयोग संस्कृत में मंत्रोच्चारण में करते हैं या किसी को पुकारने के लिए करते हैं। हिंदी में केवल 2 ही है, ठीक है। और इसका ज्यादा करके उपयोग संस्कृत में करते हैं प्लुत स्वर का, ठीक है। हिंदी में ज्यादांश इसका उपयोग बुलाने के लिए, चीखने चिल्लाने में या पुकारने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा। और जिसमें सबसे कम समय लगे उसको एक मात्रिक कहते हैं उसको, और जिसमें इससे दुगना समय लगे उच्चारण में उसको द्विमात्रिक कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है? अंग और अह है, य और र है, ड और द है, ढ़ और ढ़ है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? कई बार ये पूछा जाता है। तो द्विगुण व्यंजन 2 है। इसका दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी है। उत्क्षिप्त व्यंजन कई बार नाम को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। इनकी संख्या 2 है। कौन कौन सा है? तो ड़ है और ध है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है? ऑप्शन है 7, 4, 5 या 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। तो वह कौन कौन से हैं? तो वह है य, र, ल और व। इसको अर्धस्वर भी कहते हैं, तो ध्यान में रखना है। कभी कभी नाम बदल के पूछ दिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं और उनकी संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ज्ञ किनके मेल से बना हुआ है? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, उसी में से ज्ञ है। इसको संस्कृत में ज्ञ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो विकल्प दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर प्रथम वाला, पहला वाला, कि ज्ञ और ञ से मिलकर के ये बनता है, ठीक है। और य से मिलकर के बनता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्ञ जो है ज और य से मिलकर के बना हुआ है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव और तत्सम, देशज विदेशज है ना, उसी में से प्रश्न बना हुआ है कि दुग्ध है, ओष्ठ है, काजल है या कर्पूर है। संस्कृत के शब्दों को अगर ज्यों का त्यों अगर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वह तत्सम कहलाते हैं, और उसी के बदले हुए रूप को जब हम उपयोग में लाते हैं तो वह तद्भव कहलाता है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। दुग्ध है, ओष्ठ है, काजल है या कपूर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काजल हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसका तत्सम रूप क्या होगा? कज्जल। कज्जल का तद्भव रूप काजल है और तत्सम रूप कज्जल है। बाकी ये तत्सम है,
दुग्ध, ओष्ठ और कर्पूर। इसका क्या हो जाएगा? तद्भव दूध हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओष्ठ, होंठ हो जाएगा इसका, या ओठ भी कह सकते हैं, होंठ भी कह सकते हैं, या होंठ भी कह सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? कपूर। ठीक है, अगला प्रश्न, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है ना, उसी में से ये लिया गया है। सॉरी, जयशंकर प्रसाद की नहीं है ये। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? जयपुर की, सिंघल द्वीप की, या अजमेर की, या फिर उदयपुर की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंघल द्वीप की थी रानी पद्मावती। रतन सेन, हीरामन तोता और राघव चेतन ये इसके प्रमुख पात्र है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंघल द्वीप। रानी पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघल द्वीप की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हरे भरे बागों का इलाका क्या कहलाता है? कतरनी कहलाता है, लियाकत कहलाता है, रेगिस्तान, या चमनिस्तान? तो हरे भरे इलाके को हम क्या कहते हैं? चमनिस्तान कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 8, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? यानी अन्य उनको किस नाम से पुकारा जाता था? बचवा, बबुआ, बाउल, या बुतरू? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाउल उपनाम से बुलाते थे इनको, या बाउल कह करके इनको पुकारा जाता था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाउल। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1998-99 के आसपास। ठीक है, भारत रत्न भी रह चुके हैं ये, मरणोपरांत इनको ये भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और इन्होंने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने, जिनके आह्वान पर पटना के गांधी मैदान में असंख्य भीड़ लग गया था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को बाउल उपनाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पार्वती मंगल किनकी रचना है? तुलसीदास की है, सूरदास की है, नाभादास की है, या जयशंकर प्रसाद की है? तो हमने तुलसीदास के 12 रचनाओं के बारे में हमने जिक्र किया था, उसी में से एक रचना क्या है? पार्वती मंगल है, जो तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास के बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत जानकारी पहले के वीडियो में प्राप्त की है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, है ना, उनके ससुर का नाम क्या था, उनकी कौन कौन सी रचनाएं अवधी में लिखी गई है, ब्रजभाषा में लिखी गई, ये सब सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। तो आप उन सब वीडियो को भी देख लीजिए और दोहराते रहिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसीदास। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? निम्न में से सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद थे, याग्रदास, या नरहरिदास, या फिर वल्लभाचार्य? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। ठीक है, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, आगे है, देखिए आगे है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है? साथियों, अपने परिश्रम को और अपनी मंजिल को हमेशा ध्यान में रखिए और निरंतर उसको अपने पास लाने के लिए एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द आपकी जो मंजिल है आपको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, एकांत में हो जाइए और खूब मेहनत कीजिए। साथियों, आपको निश्चित रूप से आपकी मंजिल प्राप्त होगी। तो मंजिल को जल्दी से जल्द प्राप्त कीजिए। अगर आपके पास हौसला है तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। कभी भी जीवन में अगर निराशा हाथ लगे तो आप अपने आगे वाले लोगों को देख लीजिए और पीछे जो लोग हैं उनको देख लीजिए। निश्चित रूप से आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। मेहनत कीजिए साथियों, बैठे बैठे कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे बैठे रहते हैं उनको कुछ हासिल नहीं होता है। जो गोता लगाता है, गहराई में जाता है, जो डुबकियां लगा करके गहराई में जाता है, उसको कुछ न कुछ अवश्य हासिल होता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, सही लोगों के साथ रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो अपने अंदर हौसला रखिए, जुनून बनाए रखिए और मोटिवेट रखिए अपने आप को हमेशा, इसलिए ताकि आपको आपकी मंजिल मिल जाए। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि अवनी शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा? अंबर होगा, बहिरंग होगा, प्रलय होगा या जटिल होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवनी मतलब धरती और अंबर मतलब आसमान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तर क्या हो जाएगा? अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर हो जाएगा। और बहिरंग का क्या हो जाएगा? अंतरंग। ठीक है। और प्रलय का क्या हो जाएगा? सृष्टि। प्रलय में सारी चीजें विनाश हो जाती है और सृष्टि में नई चीजों का निर्माण होता है। जटिल का क्या हो जाएगा? सरल भी कह सकते हो, सहज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम होगा, अज्ञ होगा, अकिंचन होगा या असमर्थ होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन है। उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन हो जाए। इसका इस प्रश्न का सही उत्तर अकिंचन हो जाएगा। अक्षम जो सक्षम नहीं हो किसी कार्य को करने के लिए वो अक्षम हो जाएगा। अज्ञ जिसके पास कम ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान हो, उसको अज्ञ कहेंगे। और जो असमर्थ जो किसी कार्य को करने में समर्थ ना हो वो असमर्थ हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि मुहावरा है अगला प्रश्न। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक सुंदर होना, विवर्ण होना, लाल पीला होना या दुर्लभ होना? गूलर का फूल जानते हैं उसकी विशेषता क्या है? कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। कामदेव का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? मनोज होगा, सनोज होगा, उरोज होगा या पाथोज होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोज। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? मनोज। इनको रतिपति भी कहते हैं, ध्यान में रखना है इसको। रतिपति, मदन इसके अन्य पर्याय हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। हिंदी का प्रथम पत्र, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है ये सब प्रश्न। प्रथम पत्र पत्रिका, प्रथम नाटक, प्रथम आत्मकथा, प्रथम रेखा चित्र, ये सब इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और ये तो हिंदी पत्रिका की बात है कि हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक निम्न में से कौन थे? राधा कृष्ण दास, बाबू युगल किशोर, ये बालकृष्ण भट्ट या फिर राजेंद्र यादव? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाबू युगल किशोर या पंडित युगल किशोर भी कहीं कहीं देखने मिलता है। उदंत मार्तंड के प्रकाशक थे, संपादक थे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, तो इसका विकल्प दिया हुआ है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ज्ञानपीठ से संबंधित प्रश्न भी आप लोगों को पिछली सीरीज में दिया गया है, उसको आप बढ़िया से देखिए और चीजों को रिलेट कीजिए। जितना ज्यादा रिलेट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके स्मरण में वो बना रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे ही प्रश्न में वो प्रश्न आपके सामने आएगा वैसे ही आपका दिमाग ऑटोमेटिक उसको क्लिक करेगा और आप सही उत्तर बना लेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए इनको 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रानंदन पंत को इनकी रचना चिदंबरा के लिए 1968 में पुरस्कृत किया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार से हैं, है ना, इनको मिला है उर्वशी कृति के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कवि धूमिल का, ये भी प्रश्न पूछा गया है या पूछे जाने की पूरी संभावना है कि कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे नाम था, सुधाकर पांडे, गोरख पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुदामा पांडे धूमिल, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुदामा पांडे धूमिल, ये इनको उपनाम दिया गया है। साथियों, उत्तर आपको पता है फिर भी आप कमेंट में जरूर लिखिए। लिखने से आपकी सारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं
और आपकी जो स्मृति है वह तेज होती है, बहुत दीर्घकालिक होती है। इसलिए कभी भी केवल आप कथा की तरह सुनिए नहीं, उसको लिखते जाइए, कमेंट में कुछ टाइप करते रहिए। इससे आपका ध्यान, आपका मन एकाग्र रहेगा और आप अच्छे से चीजों को लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे। ठीक है साथियों, तो कमेंट में भी आप उत्तर अपने लिखते जाएं कि प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर क्या है। अगर आपको डिटेल में आ रहा है उसका उत्तर तो आप डिटेल में भी लिखिए, निश्चित रूप से आपका रिवीजन होगा, आप उसको अच्छे से याद रख पाएंगे और आगे लंबे समय तक आपकी स्मृति में वो बनी रहेगी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो सुदामा पांडे धूमिल था। चलिए अगला प्रश्न कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? या नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी? पाणिनि ने दी, विश्वनाथ ने दी, अमीर खुसरो ने दी या भरत मुनि ने दी? तो नाटक को पंचम वेद किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। ठीक है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। पाणिनि का संबंध देखिए अष्टाध्यायी से है, ध्यान में रखिएगा इसको कि अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो पाणिनि से है। नाटक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नाटक को पंचम वेद की संज्ञा किसने दी थी? भरत मुनि ने दी थी। अगला प्रश्न, कलाधर, कलाधर नाम से किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो पंत है, सुमित्रानंदन पंत है, रामकुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है और निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद शुरुआत के दिनों में लिखते थे, कलाधर उपनाम से। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का पूरा पहले का नाम क्या था? कलाधर नाम था, इसी उपनाम से यह लिखते थे। ठीक है, और जो पंत हैं जयशंकर प्रसाद है, निराला है और एक महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा। ये इन सभी को छायावादी रचनाकार के रूप में जाना जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, सबसे पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, उसके बाद निराला आते हैं, उसके बाद पंत आते हैं, उसके बाद महादेवी वर्मा आती है। ठीक है, तो इसका कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम था? तो जयशंकर प्रसाद का नाम। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सदगति कहानी के लेखक कौन हैं? सदगति कहानी निम्न में से किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है और मन्नू भंडारी ने लिखी है? इनमें से सदगति कहानी किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएगा इसका सही उत्तर। साथियों, तो सदगति कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की 300 कहानियों को मानसरोवर के 8 खंडों में बांट करके उसको रखा गया है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें बताना है आपको कि मुंशी प्रेमचंद, आज का जो सत्र है यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आपके लिए प्रश्न हम दिए जा रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास था जो अधूरा रह गया था, है ना? इनका बताना है, अधूरा उपन्यास बताना है, अधूरा उपन्यास बताना है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, एक और सवाल है कि ये जो आप देख रहे हैं इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह का नाम क्या है? इसका उत्तर बताना है आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप निरंतर इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। आगे आने वाले दिनों में आपको एक से एक और बेहतरीन सवाल प्रश्न देखने मिलेंगे। तब तक आप नेक्स्ट फेम चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।